हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। और यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 5 गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्टर्स ये देख रहे हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन पार्ट। सो दिस इज द पार्ट 1। तो हाउ दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे इसे हमें प्रिपेयर करना है, हाउ टू गो अबाउट, ये सब हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बनाया है पीडीएफ फॉर्मेट में, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 का ये टॉपिक है। एंड यहाँ पर जो गाइडलाइंस इम्पोर्टर्स को दिए गए हैं वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टर्स हैं उन्हें फीमा एक्ट के रेगुलेशंस एंड रूल्स को फॉलो करना होगा एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द आरबीआई जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है वो सब फंक्शन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस। एंड डीजीएफटी जो फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी लेकर आया है उसके तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दैट हैव टू बी फॉलोड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब जो भी इम्पोर्टर है उसके पास ऑब्वियसली आईईसी नंबर तो होना ही चाहिए, वरना तो वो रजिस्टर्ड है या नहीं कैसे पता चलेगा। ये आईईसी नंबर डीजीएफटी इशू करता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। IEC number is the importer exporter code number. Then जो भी सारे ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो है दे रिक्वेस्टेड टू सी वेदर द गुड्स इंपोर्टेड करंट एफटीपी के हिसाब से हैं, और करंट एफटीपी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके हिसाब से कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ये चीज देखना होगा। फ्रीली इंपोर्टेड और हैव टू बी इंपोर्टेड अंडर अ स्पेसिफिक लाइसेंस। ठीक है, तो फ्रीली कुछ ऐसे गुड्स है लाइक बिस्किट्स ये सब हो गए तो फ्रीली इंपोर्ट कर लेंगे, बट देर आर सर्टेन गुड्स लाइक कुछ ड्रग्स या फिर ड्रग्स इन सेंस मेडिसिन इस तरीके से जो कि सर्टेन एरियाज में उतना अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो दे हैव टू बी इम्पोर्टेड विद द स्पेसिफिक लाइसेंस। तो ये चीज है या नहीं, दैट हैज टू बी इंश्योर्ड। पेमेंट जो इम्पोर्ट से रिलेटेड है, दिस इज अ मेजर थिंग बिकॉज इम्पोर्टर्स जो पेमेंट करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे चीजें करनी पड़ती है इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ जो भी पेमेंट किया जा रहा है दैट हैज टू बी हैपनिंग थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर बैंक। डिटेल्स ऑफ द करेंसी, टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट, ये सब होना चाहिए ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास। एंड इम्पोर्टर इससे रिलेटेड एक अंडरटेकिंग उस बैंक को देगा। टाइम लिमिट क्या है इस चीज के पेमेंट के लिए? रेमिटेंस जनरली 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए जो भी ड्यू डेट है। एंड एक्सेप्ट इन केसेस वेयर गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी गुड्स लाए गए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं, दे आर प्रॉपर एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट, इस चीज को देखकर ही आगे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये गुड्स आर हेल्ड फॉर गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस ये कहा जाता है। वरना तो 6 मंथ्स के अंदर ये पेमेंट हो जानी चाहिए। कोविड के टाइम पे ये टाइम पीरियड को 12 मंथ्स कर दिया गया था। अगर साइड बिल है, यानी कि एज सुन एज यू सी द गुड्स कमिंग यू हैव टू मेक द पेमेंट, दैट इज कॉल्ड साइड बिल। तो जनरली कैपिटल गुड्स के लिए इवन देन 3 इयर्स का टाइम होता है एंड बाकी गुड्स के लिए 6 मंथ्स का टाइम होता है। और अगर ये यूजेंस बिल है, यूजेंस इज व्हाट, वो गुड्स आ गए एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम यू हैव प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर जो भी आपका इंपोर्ट आपने कर रखा है, ठीक है, तो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक को इंपोर्टर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा कि इंपोर्ट कर लिया है, पेमेंट वगैरह हो गई है एंड ऑल। तो दैट हैज टू हैपन इन द रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड 3 मंथ्स के अंदर अंदर आफ्टर रिसीविंग द थिंग्स एंड डेट ऑफ रेमिटेंस जो आपने पेमेंट वगैरह कर दी है उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा टू द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऑब्वियसली द टाइम पीरियड गिवन ओवर हियर इज द 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के बियॉन्ड अगर ये डिटेल्स नहीं दे पा रहे तो देयर शुड बी जेन्युइन रीजन कम्युनिकेटेड टू द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अब कोई रेमिटेंस है जो एडवांस में, जैसे पेमेंट आपको करना है 1 जन को बट आपने सम 1 दिसंबर को ही पेमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में यू हैव टू सी कि देयर इज सर्टेन लिमिट की $200,000 आफ्टर ड्यूली सेटिस्फाइंग अबाउट द ट्रांजैक्शन नेचर ऑफ ट्रेड, ये सारी चीजें सेटिस्फाई होकर आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये $200,000 से ज्यादा का पेमेंट है और इट्स इक्विवेलेंट एंड इररिवोकेबल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और अ गारंटी फ्रॉम अ बैंक ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट जो कि इंडिया से बाहर है और अ गारंटी ऑफ अ बैंक ऑफ इंडिया
ये चीज आपको जो है रखनी पड़ेगी 200, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, बड़ा अमाउंट का पेमेंट ये किया जा रहा है। एंड इन केस 200,000 से लेकर ये 5 मिलियन US डॉलर्स तक है, तो कोई गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली अब जो कस्टम्स एंड ऑल वो डील करने लगते हैं विद रेस्पेक्ट टू दीज पेमेंट्स, एंड बियॉन्ड दिस ये आरबीआई के रेफरेंस में होना चाहिए जो भी पेमेंट किया जा रहा है अबव दिस पर्टिकुलर 5 मिलियन US डॉलर वैल्यू, ठीक है, एंड उसके प्रियोर अप्रूवल के बाद ही ये पेमेंट किया जाएगा। अब इस चीज से रिलेटेड, ये गारंटी वगैरह लेने से रिलेटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग उसे वेवर मिला हुआ है अप टू अमाउंट ऑफ US डॉलर 100,000 for making any such advance remittance, and ये एडवांस रेमिटेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है आपको जो भी बैंक है इस पर्टिकुलर ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनी या डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना होगा, एंड प्रूफ ऑफ इंसिस्टेंस ऑफ एडवांस पेमेंट के ओवरसीज सप्लायर जो है वो इंसिस्ट कर रहा है फॉर दिस एडवांस पेमेंट, दैट इज व्हाई आई हैव मेड द पेमेंट, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये जो मनी जा रहा है इसका एडवांस में पे कर रहे हैं तो इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है कि व्हाई दिस मनी इज गोइंग, तो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीज मेजर्स आर टेकन। एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ अ वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस, ये सारी चीजें भी आपको देनी है और देखना है कि ये जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए वो किसी नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है। नेगेटिव लिस्ट इज सम गुड्स व्हिच आर नॉट अलाउड प्रोहिबिटेड इन इंडिया फॉर इंपोर्ट। रेमिटेंस इज मेड डायरेक्ट टू द ओवरसीज सप्लायर और नॉट फिजिकल इंपोर्ट इनटू इंडिया विद इन 6 months, एंड जो कैपिटल गुड्स है यानी कि गुड्स व्हिच आर हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, तो उसके लिए 3 years का टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंड इससे रिलेटेड इंपोर्टर शुड गिव एन अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक अंडरटेकिंग आपको 15 दिन के अंदर अंदर दे देना है कि हाँ ये पर्टिकुलर फिजिकल इंपोर्ट जो हो चुका है, एंड आई विल गिव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर दैट, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेंस जो है वो वापस आ जा रहा है। अगर एडवांस रेमिटेंस पहले आपने पे कर दिया उसके बाद गुड्स आ रहे हैं तो ये वापस पैसा आ जाना चाहिए, ये चीज ऑथराइज्ड डीलर बैंक इंश्योर करेगा। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग, दिस इज योर क्वेश्चन। आईएसी नंबर कौन इश्यू करता है? ओके, सो प्लीज डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ दिस क्वेश्चन वाज asked in the previous session, which of these is correct with respect to factoring and forfeiting? Factoring is for the short term while forfeiting is medium to long term. Absolutely yes. Involves preparation of MIS, sales ledger, etc. with a factor, yes. Includes prepayment, collections and credit management as functions of forfeit. So prepayment collections तो है but not क्रेडिट मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी 1 and 2 ओनली, क्योंकि फोरफेटर जो दो ही चीज है, इनिशियल पेमेंट करना एंड कलेक्ट करना पैसे, ये दो ही चीजें करता है, कोई क्रेडिट मैनेजमेंट वगैरह नहीं, तो ए वुड बी द राइट आंसर ओके। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम, वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, तो हमारा मास्टर कोर्स है जिसमें आपको चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स इनसे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs एंड फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड हो रहे हैं बिफोर द एग्जाम। आप लाइव क्लासेस के थ्रू इसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। CIB75 इज द कोड थ्रू विच यू कैन गेट अ डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट इससे ज्यादा भी हो सकता है। यू कैन चेक आउट बाय विजिटिंग द वेबसाइट, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके, तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू।